हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से पढ़ाई लिखाई अपना लर्निंग पैटर्न एकदम अपने आपको सबको ध्यान होगा कैसे पढ़ाई करनी है। तो लास्ट टाइम अपन लोग ने बच्चा टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था और आज हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। और आज हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है और उसका लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर चुका है। और आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सीरीज को कंटिन्यू करके लेक्चर 2 मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आज इसके अंदर हम बेटा आपको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले सबसे बेसिक बात जो आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए कि ये जो दिया था किसने दिया था। साइंटिस्ट R.H. विटेकर ने दिया था इन 1969। सबसे पहली बात जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में डिफरेंट ऑफ एग्जाम्स में स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल के एग्जाम में आपको एक सिंपल सा सवाल दिख जाता है और जो हमें याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए दूसरी बड़ी बात क्या कहेंगे कि ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को सबसे पहली बात कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन ऑर्गेनिज्म को विटेकर साहब ने क्या किया भाई, उन्होंने इन जितने भी ऑर्गेनिज्म थे सबको 5 किंगडम अलग अलग स्पेसिफिक किंगडम में डिवाइड कर दिया। किस क्राइटेरिया के बेसिस पे, इन फॉलोइंग क्राइटेरिया के बेसिस पे आप देख सकते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, किसी सेल का स्ट्रक्चर कि कोई सेल कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो किस तरीके का हो सकता है, कितना कॉम्प्लेक्स वो बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना जो न्यूट्रिशन है वो किस मोड से लेता है। और नेक्स्ट रिप्रोडक्शन और अगला फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन। एक एक करके बात करेंगे बहुत ब्रीफ में, आप लोग समझ पाएंगे कि मैंने क्या कहा। सबसे पहली बात, सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करते हैं कि R.H. विटेकर सर ने क्या बताया। R.H. विटेकर सर ने ये जो क्लासिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको लेके बताया कि यदि हम किसी सेल की कॉम्प्लेक्सिटी पैटर्न की बात करते हैं तो सेल का पैटर्न क्या होना चाहिए, इट मे बी प्रोकैरियोट और इट मे बी यूकैरियोट। बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आप बोर्ड पे देख लें जरा सा, प्रोकैरियोट देखिए, प्रो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव और कैरियो का मतलब होता है बच्चे न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है बेटा, पुराना, और न्यूक्लियस तुम लोग जानते हो है ना, सेंटर ऑफ सेल। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, ऐसा स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट कैसी सेल है, ऐसी सेल्स है जिनके अंदर जो न्यूक्लियस मिलता है वो न्यूक्लियस कैसा है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है आपको आपको दूसरा केस होता है बेटा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जरा सा इस वर्ड को ध्यान से समझेंगे बेटा। यू का मतलब होता है बच्चे ट्रू और कैरियो का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस। यानी कि यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस मिलता है वो कैसा है, ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू मतलब पूरी तरीके से डेवलप न्यूक्लियस आपको देखने के लिए मिलता है। तो पहला पॉइंट होप सो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म की अंदर जो सेल मिल रही है, जो उसकी बॉडी है वो किस तरीके से सेल से मिलके बनी हुई है। इट मे बी प्रोकैरियोट और इट मे बी यूकैरियोट। अगर वो प्रोकैरियोट है उसका डिवीजन अलग तरीके से है और अगर वो यूकैरियोट है तो उसका डिवीजन अलग तरीके से है। क्लियर है। मूव करेंगे दूसरे पॉइंट पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म को आपने देखा या विटेकर सर ने जब देखा तो उन्होंने फिर क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर कर दिया, दो ग्रुप में किया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अंदर क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया उन्होंने, देखेंगे जरा सा। देखिए बेटा, यूनिसेलुलर नाम से समझने की कोशिश करिए, यूनिसेल्यूलर, यूनि का मतलब होता है बेटा सिंगल और सेल्यूल ये वर्ड आप जानते हैं सेल है ना, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो बॉडी है वो किससे मिलके बनी हुई है बेटा, सिंगल सेल से मिलके बनी हुई है। बहुत ज्यादा डेवलप बॉडी उनके पास नहीं है, बहुत सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर है उनकी बॉडी के अंदर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह देते हैं बच्चे, यूनिसेलुलर। क्या कह देते हैं बेटा, यूनिसेलुलर। और दूसरा केस क्या होता है इसी के अकॉर्डिंग, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में ये जो वर्ड आप देख रहे हैं मल्टी, इसका मतलब क्या होता है बेटा, मैनी, और सेल्यूलर इसका मतलब क्या होता है, सेल,
है ना। यानी कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी जो बॉडी है वो कैसे मिलकर बनी हुई है, मेनी, यानी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी हुई है। क्लियर है। तो दूसरा, दो पॉइंट आपको समझ में है, पहला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी सेल कैसी है, किस तरीके का बिहेव शो करती है, या तो वो प्रोकैरियोट है या वो कैसी है, यूकैरियोट है। दूसरा केस कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ किसका भाई, बॉडी स्ट्रक्चर, की भाई किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी है, वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या वो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है। अगर वो यूनिसेलुलर है तो सिंगल सेल से मिलके बना है, और यदि वो मल्टीसेलुलर है तो एक से ज्यादा सेल से मिलके उसकी बॉडी बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए जरा सा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मान लीजिए जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, विटेकर सर ने इसका फिर तीसरा क्राइटेरिया निकाला ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के लिए, कि भाई या तो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक हो, ऑटोट्रॉफिक मतलब वो अपनी एनर्जी अपने आप को एनर्जी सिंथेसाइज जब वो कर रहा है तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मतलब सूरज दादा से अपनी रोशनी को क्या कर ले ले और अपने भोजन को बना ले, तो उनको क्या कह दिया उन्होंने, ऑटोट्रॉफिक। और दूसरा क्या आया बेटा, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब वो अपने फूड के लिए क्या हो, डिपेंड हो। किस पे डिपेंड हो, किसी दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पे वो अपने फूड के लिए क्या हो, डिपेंड हो। उन्हें हम क्या कह देते हैं बेटा, हेट्रोट्रॉफिक। क्लियर है। तो ये भी क्राइटेरिया किसने निकाला, विटेकर सर ने निकाला अपने डिवीजन पैटर्न के लिए। नेक्स्ट देखिए जरा सा, रिप्रोडक्शन। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई इतने सारे ऑर्गेनिज्म, उनका रिप्रोडक्शन भी होना है किसी ना किसी तरीके से, तो उन्होंने ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन के क्राइटेरिया के बेसिस पे भी टू केसेस में डिवाइड किया। वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखिए जरा सा, ये वर्ड जो आपको लिख रहा है ना, इसका मतलब ही क्या होता है बेटा, एब्सेंट। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन है, वो सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं बेटा, यहाँ एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, यहाँ सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। अब आप खुद सोच के देखो, जब यहाँ सेक्स ऑर्गन ही एब्सेंट है, सेक्स ही नहीं है यहाँ पे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है ना। तो हमें एक बात और पता लगती है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, ओनली सिंगल पेरेंट कैन पार्टिसिपेटेड, ओनली सिंगल पेरेंट कैन पार्टिसिपेटेड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए यहां पे क्या होता है बेटा, टू डिफरेंट सेक्स कैन पार्टिसिपेट कैसे, वन इज मेल एंड अनदर वन इज फीमेल। क्या कहा मैंने, वन इज मेल एंड अनदर वन इज फीमेल। तो यहाँ पे इन्होंने, जो विटेकर सर थे, उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को असेक्सुअल उनके रिप्रोडक्शन मोड पर भी डिफाइन कर दिया कि वन इज असेक्सुअल और अनदर वन इज सेक्सुअल मेथड। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए जरा सा, फाइलोजेनेटिक रिलेशन। फाइलोजेनेटिक का रिलेशन का मतलब होता है भाई इवोल्यूशन के ट्रेंड में ऑर्गेनिज्म कैसे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर आप देखो जरा सा, जो विटेकर सर थे उन्होंने क्या किया, जितने भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताए, तो क्राइटेरिया में उन्होंने, मैंने बताया आपको शुरू में कि 5 डिफरेंट ऑफ किंगडम्स में उन्होंने डिवाइड किया। तो किंगडम्स कौन से थे, नंबर 1 था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, नेक्स्ट प्लांटी, और अगला था जो सबसे मोस्ट डेवलप था, दैट इज एनिमेलिया। बस समझ में आ रही है आपको। तो हम साइंटिस्ट ने क्या किया, मोनेरा से फंजाई की तरफ, मोनेरा से एनिमेलिया की तरफ अपने जो क्लासिफिकेशन है उसको डिवाइड करना शुरू किया। तो भाई देख रहे हो धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म क्या करना शुरू कर रहे हैं, ग्रो करना शुरू कर रहे हैं। जो प्रोटिस्टा है, ये प्रोटिस्टा आगे चल के क्या हुआ, 2 ब्रांचेस में, मतलब अगर आप देखो जरा सा, ये प्रोटिस्टा मेनली जब आगे मोनेरा से प्रोटिस्टा बने और प्रोटिस्टा के बाद फंजाई बने, तो फंजाई जब पूरी तरीके से डेवलप हो गए तो ये 2 क्राइटेरिया में डेवलप हो गए बेटा, वन इज प्लांटी और अनदर वन इज एनिमेलिया। तो प्लांटी के केस में तो वो ऑर्गेनिज्म आए जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, ऑटोट्रॉफिक, यानी कि वो अपनी एनर्जी किसके थ्रू सिंथेसाइज करते थे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जबकि आप एनिमेलिया को देखो जरा, एनिमेलिया में क्या हुआ, ये कैसे हो गए नेचर में, हेट्रोट्रॉफिक, जो अपनी एनर्जी को किसके थ्रू सिंथेसाइज करने लगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होकर अपनी एनर्जी अपने फूड के लिए क्या हो गए, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो गए।
होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो इवोल्यूशन का बढ़ता हुआ पैटर्न है, यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ये जो बढ़ रहा है इवोल्यूशन का, ये जो ट्रेंड धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, इस बढ़ते हुए ट्रेंड को ही क्या कहते हैं हम, फाइलोजेनेटिक रिलेशन। यानी ये जो इवोल्यूशन का ट्रेंड है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म, दूसरे से तीसरा ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म का बढ़ता हुआ डेवलप क्रम जो है, इसको क्या कहा जाता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशन। तो एक बेसिक रिवीजन लेंगे और फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे बेटा अपनी सीरीज के अंदर। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहली बात दिया किसने था, RHP टेकर ने दिया था। कब दिया था, 1969 में दिया था। अच्छा, 5 इसके क्या क्या कौन कौन से किंगडम्स में डिवाइड किया उन्होंने, इसे 5 किंगडम्स में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। बात समझ में आ रही है। फिर आगे बढ़ेंगे जरा सा, कौन कौन से क्राइटेरिया थे जिनके बेसिस पे डिवाइड किया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगला रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशन। ये 5 क्राइटेरिया थे जिसकी वजह से उन्होंने इसे डिवाइड किया। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा, एक बेसिक समरी आपको क्लियर हुई होगी कि क्या पढ़ा हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। क्योंकि इसके अंदर 5 किंगडम दिए, इस वजह से ये रीजन है कि इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।